साल 1968 दुनिया भर में इनकिलाब की फजा थी। पेरिस में तलबा सड़कों पर निकले हुए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल हो चुके थे और अमेरिका वियतनाम की जंग के अरूज पर था, जबकि जापान और जनूबी कोरिया अपने माशी मोर्चे की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन एशिया के दिल में चीन अपने ही खून में डूबा हुआ था। चीन के रेवोल्यूशनरी फादर माओ जेडंग की इंतहा पसंद फैसलों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। 1958 की सर्दियों में चीन में ग्रेट फेमन का आगाज हुआ। अंदाजन 4 करोड़ लोग मारे गए, सैकड़ों गांव वीरान हो चुके थे। माओ जेडंग की आमरियत ने ऐसी होलनाक पॉलिसियां नाफिज की कि लाखों लोग भूख से मरने लगे, खानदान खत्म हो गए, बच्चे वालिदैन की गोद में दम तोड़ने लगे और भूख के मारे पूरे के पूरे गांव सफाई हस्ती से मिट गए। माओ की नाकाम पॉलिसियों ने चीन को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। रिपोर्ट्स आई कि लोग खेतों में मर रहे हैं, किसान अगले साल की बुवाई के लिए रखे हुए बीज खा रहे हैं और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके बस किसी तरह खुद और अपने बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीन की बका की जिद्दोजहद की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर थी। शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ मगर उतनी ही खौफनाक थी। वहाँ भूख नहीं बल्कि दहशत का राज था। असातिज़ा, मुसन्नफीन और हत्ता के सीनियर रहनुमाओं को घरों से घसीट कर निकाला जाता, सरेआम मारा पीटा जाता और किसी ख्याली जुर्म के इल्जाम में कैद कर दिया जाता। चीनी माशरे में एतमाद की जगह खौफ ने ले ली थी। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब जो कभी खानदान, दानाई और एहतराम जैसी इक़दार पर कायम थी, अब इंतशार, भूख और गद्दारी के इल्जामात में डूब चुकी थी। इन्हीं नाम नेहाद गद्दारों में एक 15 साला लड़के शी जिनपिंग का खानदान भी शामिल था। उसका बाप कभी इनकिलाब में माओ के कंधे के साथ कंधा मिलाकर लड़ चुका था, मगर माओ की इनसिक्योरिटी और एक झूठे इल्जाम ने पूरे ही खानदान को बर्बाद कर दिया। शी को बीजिंग से निकालकर एक गरीब गांव में भेज दिया गया, जहां ना बिजली थी, ना स्कूल और ना ही खाने के लिए कुछ। 7 तवील बरसों तक यही उसका घर रहा। वो पिस्सुओं से भरे बिस्तरों पर सोता, धान के खेतों में गोबर ढोता और एक गद्दार के बेटे के तौर पर जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन चीन के अवाम ये नहीं जानते थे कि यही जलील और रुस्वा लड़का एक दिन चीन का सबसे ताकतवर रहनुमा बनकर उभरेगा और दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में शुमार होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग आज दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद में से एक हैं और जिस कम्युनिस्ट पार्टी की वो क़यादत कर रहे हैं, उसके अंदर उन्हें गैर मामूली इज्जत हासिल है। आज चीन के पास एक नहायत काबिल और बहादुर रहनुमा है, एक ऐसा रहनुमा जिसके पास एक अजीम विजन भी है। लेकिन असल सवाल यह है कि एक जिला वतन लड़का एक तबाहाल मुल्क में चीन का सबसे ताकतवर आदमी आखिर बना कैसे? आखिर किस तरह उसने दुनिया के सबसे कंट्रोल्ड सियासी निज़ाम में तरक्की के लिए अपना रास्ता बनाया? कौन सी हिकमत अमलियाँ अपनाई? तो आज के इस एपिसोड को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसमें ताकत, सियासत और बका से मुतालिक निहायत अहम सबक पोशीदा हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शी के उरूज को समझने के लिए पहले माओ के चीन के ज़वाल को समझना ज़रूरी है। माओ जेडोंग ने एक ऐसी पॉलिसी शुरू की जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। उसका दावा था कि ये पॉलिसी चीन को गैर मामूली तरक्की की राह पर डाल देगी। सनती पैदावार हर साल डबल डिजिट में बढ़ेगी और वादा किया गया कि सिर्फ अदादो शुमार की ताकत से ही अवामी जमहूरियत चीन को जन्नत बना दिया जाएगा। लेकिन माओ की ये पॉलिसी तरक्की की बजाय तारीख के बदतरीन इंसानी साख्ता कहत में से एक बन गई और पूरे चीन में भूखमरी फैल गई। दरअसल माओ ने निजी काश्तकारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी और देहातों को ज़बरदस्ती बड़ी कम्यून्स में बदल दिया था। सदियों से अपनी ज़मीन पर काश्तकारी करने वाले किसान रातों रात अपनी ही ज़मीन पर गुलाम बनकर रह गए थे। फिर माओ को स्टील का जुनून सवार हुआ। एक दिन उसने फैसला किया कि चीन को 1958 में 5.9 मिलियन टन से बढ़ाकर 1967 तक 150 मिलियन टन स्टील पैदा करना है और इसके लिए हर खानदान को एक खास मिकदार में स्टील बनाने का टास्क दे दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह कि लोगों को इसके लिए लोहा फराहम ही नहीं किया गया, तो नतीजतन खानदानों ने खाना पकाने के बर्तन, ज़रई औजार और हत्ता के बच्चों के खिलौने तक पिघला दिए। नतीजा निकला नाकाबिले इस्तेमाल नाकिस धात, जिससे कुछ भी तमीर नहीं हो सकता था। और अब खानदानों के पास ना तो पकाने के बर्तन थे
ना ही खेती बाड़ी के औजार। लेकिन ये तबाही भी यहीं खत्म नहीं हुई। माओ ने ज़राअत के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। रवायती काश्तकारी को पसमानदा करार दिया गया और किसानों को एक जाली साइंस पर अमल करने पर मजबूर किया गया, जिसे लाइस्ग्नोइज्म कहा जाता था। इस मेथड में बीज इतने करीब करीब बोए गए कि वो एक दूसरे का गला घोंटने लगे। हल इतना गहरा चलाया गया कि मिट्टी की साख तक तब्दील होकर रह गई। कागज़ पर यह सब साइंसी लगता था, मगर हकीकत में ये इज्तमाई खुदकुशी के मुतरादिफ था। माओ की इस पॉलिसी के नतीजे में चीन की अनाज की पैदावार सिर्फ 2 साल में 200 मिलियन टन से गिरकर 143 मिलियन टन रह गई और इसके नतीजे में 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। ये इंसानी तारीख का बदतरीन कहत था। सोने पर सुहागा ये हुआ कि जब लाखों औरतें और बच्चे भूख से मर रहे थे तो माओ ने आलमी साख बचाने के लिए अनाज की बरामदात तकरीबन 2 गुना कर दी। ये झूठ बरकरार रखने के लिए कि चीन तरक्की कर रहा है, जबकि असल में उसके अपने अवाम भूख से मर रहे थे। सियासी दिखावे ने लाखों खानदानों को तबाह करके रख दिया। पे दर पे नाकाम पॉलिसियों के बायस जब इक्तदार पर माओ की गिरफ्त कमजोर पड़ी तो उसने बच्चों को रेड गार्ड्स में बदल दिया ताकि इंतशार पर काबू रखा जा सके। तलबा ने अपने असातिज़ा को मारा, बेटों ने अपने बापों की मुखबरी की, मंदिरों को तोड़ा गया, किताबें जला दी गई। यही वो भयानक दुनिया थी जिसमें शी को भी जिला वतन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की एक बेनज़ीर मिसाल थी। शी ने यह समझ लिया कि चीन में असल ताकत बगावत से नहीं बल्कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी से आती है, और अगर उसे ऊपर जाना था तो ये रास्ता निज़ाम के अंदर रहकर ही मिल सकता था। उसने बार बार पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त दी, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, रिजेक्टेड, क्योंकि उसके बाप पर गद्दारी के इल्ज़ामात ने उसे नाकाबिले एतमाद बना दिया था। ऐसी सूरत में ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, मगर शी ने वो कर दिखाया जो दूसरे ना देख सके। उसने समझ लिया कि इनकार इख्तिताम नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है, ये जानने का जरिया कि निज़ाम किस चीज़ से डरता है और उसे कबूल किए जाने के लिए क्या बदलना होगा। इसी समझ के साथ उसने अपनी तकदीर को नया रुख दिया। दूसरे बदनाम नौजवानों की तरह बीजिंग वापस भागने की बजाय वो वहीं रुका रहा। तपती धूप में अनाज ढोता, धान के खेतों में गोबर उठाता और नहरें खोदता रहा, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून बहने लग जाता। जहाँ दूसरे उसे सज़ा समझते थे, शी इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग समझता था। वो ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो सीख रहा था कि पार्टी की ताकत नीचे से ऊपर कैसे बहती है। जब देहातियों ने देखा कि बीजिंग का एक साबिक एलीट उनकी भूख, थकन और जिल्लत में शरीक है, ये एक गैर मामूली बात थी, और देहातियों ने खुद शी को गांव की पार्टी क़यादत के लिए सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल 1974 तक ग्रास रूट सपोर्ट के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिरकार शी जिनपिंग को कबूल कर लिया। पार्टी में शमूलियत के बाद उसका पहला कदम ही एक स्ट्रेटेजिक ज़हन की अक्कासी करता था। साल 1975 में चीन का यूनिवर्सिटी सिस्टम तबाह हो चुका था। दहाई भर से कॉलेजेस बंद पड़े थे, दाखिला इम्तिहानात मुअत्तल हो चुके थे और बचे कुचे तालीमी इदारों में एडमिशन्स भी सिर्फ सियासी रवाबत पर ही मिलते थे। शी ने अपनी पार्टी हैसियत इस्तेमाल करते हुए सिंगवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया। ये यूनिवर्सिटी उस वक्त चीन में हार्वर्ड और MIT के बराबर समझी जाती थी, लेकिन यह सब भी सिर्फ तालीम के लिए नहीं था बल्कि पहुंच के लिए था। सिंगवा वो जगह थी जहां पार्टी अशराफिया के बच्चे पढ़ते थे, और शी वहां सिर्फ डिग्री लेने नहीं गया था बल्कि वो दोबारा उस पावरफुल सर्कल में दाखिल हो रहा था, उसका बाप भी जिसका कभी हिस्सा रहा था। यहाँ उसने ताल्लुकात दोबारा कायम किए, मुस्तकबिल के रहनुमाओं से दोस्ती की और ये सीखा कि चीन में आपका नेटवर्क ही आपकी जिंदगी है। और फिर तारीख ने करवट ली। साल 1976 में माओ ज़ेडोंग मर गया और चीन ने एक नए रहनुमा के अरूज को देखा, डेंग शियाओपिंग, एक ऐसा विजनरी लीडर जिसने चीन और शी दोनों की तकदीर को बदल कर रख दिया। अब चीन एक नए रहनुमा के ज़ेरे क़यादत था, डेंग शियाओपिंग, जो खुद 2 मरतबा इक़्तिदार से निकाले जा चुके थे और कल्चरल रेवोल्यूशन की होलनाकियों को करीब से देख चुके थे। इसलिए उन्होंने माओ की कई पॉलिसियों को पलटने का फैसला किया और 1978 में डेंग शियाओपिंग ने आखिरकार चीन के दरवाजे माशी लिबरलाइजेशन के लिए खोल दिए, यानी प्राइवेट कंपनियों को कारोबार की इजाज़त दे दी। जैसे जैसे माशी लिबरलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी, वैसे ही शी के वालिद की सियासी हैसियत को भी बहाल कर दिया गया। उन्हें ग्वांगडोंग सूबे का इंचार्ज बनाया गया और इस बहाल शुदा असर व रसूख ने शी के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए। उसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में एक बावकार ओहदा मिल गया।
जो कम्युनिस्ट पार्टी की आला तरीन मिलिट्री अथॉरिटी है। ज्यादातर एम्बिशियस सियासतदान बीजिंग में इसी ताकतवर पोजीशन से चिमटे रहते हैं, मगर शी ने इसके बिल्कुल बरअक्स फैसला किया। साल 1982 में उसने रजाकाराना तौर पर खुद को एक बार फिर जिला वतनी में डाल दिया, और इस बार भी एक गरीब सूबे में। यह फैसला हर तरह से हर किसी के लिए गैर मुतवक्के था। आखिर कोई बीजिंग की चमकती राहदारियों को, जहां असल ताकत मरकूज थी, छोड़कर दही हाय कीचड़ भरी सड़कों पर क्यों जाएगा? लेकिन शी का स्ट्रेटेजिक ज़हन ताकत के एक गहरे असूल को समझता था। बीजिंग ऐसे एम्बिशियस लोगों से भरा हुआ था जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। उनका मुस्तकबिल बदलती सियासी हवाओं पर मुनहसर होता था। एक गलत इत्तेहाद, एक गलत जुमला और पूरा कैरियर एक रात में खत्म हो सकता था। तो असल में शी ने अपने सियासी कैरियर को इस अनसर्टेनिटी से बचा लिया था, और रूरल हाई में ना कोई मुकाबला था, ना मीडिया की लाइमलाइट, और यही वो जगह थी जहां असल गवर्नेंस होती है। आपाशी के लिए नहरें दुरुस्त करना, खुराक की किल्लत हल करना, किसानों के मसाइल सुनना, ये सब गंदा और अनअट्रैक्टिव काम लगता है, मगर इंतहाई जरूरी भी है। अपने सूबे में काम करते हुए शी ने वो चीज हासिल की जो ओहदे और शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती थी। जब बीजिंग में कुछ लोग सिर्फ तकारीर और टाइटल्स के लिए जाने जाते थे, शी एक ऐसे शख्स के तौर पर पहचाना जाने लगा जो हकीकी मायनों में चीन को चला सकता था। दारुल हुकूमत की सियासत से दूर रहकर वो किसी के लिए फौरी खतरा भी नहीं बना, और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से और महफूज अंदाज में ऊपर बढ़ता चला गया। जो चीज़ पहले जिला वतनी दिखाई देती थी, वो दरअसल सब्र और गवर्नेंस की एक मास्टर क्लास थी। यही वो मुकाम था जहां तीसरा कदम सामने आया, जिसके बाद शी ने जो कुछ किया वो हर मगरबी स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक सबक होना चाहिए। उसने एक के बाद एक सूबे को लेकर उन्हें माशी तरक्की के इंजन्स में बदलना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग ने चीन को सूबा ब सूबा दोबारा तश्कील दिया, मईशतें उभरी, इंडस्ट्रीज ने तरक्की की, और पसमानदा दही इलाके चीन के ग्रोथ इंजन्स में बदल गए। उसने 4 सूबों हेबे, फोजियान, येजियांग और शिंगाई में एक गैर मामूली ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया। हबे की यंडिंग काउंटिंग को ले लीजिए, जहां शी को 1982 में तैनात किया गया। वहां के 70% लोग किसान थे, जो माओ की नाकाम पॉलिसियों की वजह से बमुश्किल जिंदा रह पा रहे थे। शी ने यहाँ एक सेमी अर्बन माशी मॉडल मुतारिफ कराया, जिसमें 4 स्ट्रेटेजिक इकदामात शामिल किए गए थे। सबसे पहले शी ने कम कीमत अनाज उगाने वाले किसानों को आला कीमत वाली सब्जियां और फल उगाने की सहूलत दी। चूंकि किसानों में तालीम की कमी थी, तो हुकूमत ने ग्रीन हाउसेज का सामान और तकनीकी तरबियत फराहम की। शी ने उन्हें शहरी मंडियों तक बराह रास्त रसाई दी और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स भी मुतारिफ कराए। शी के इस नए मॉडल के नताइज हैरान कुन थे। जो किसान महाना 60 युआन कमाते थे, वो अब 2000 से 2400 युआन कमाने लगे थे। सालाना आमदन 10,000 युआन तक पहुंच गई। आज यिंडिंग हबे की टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल होता है। साल 1978 के बाद से इसकी जीडीपी और फीकस आमदन में 300 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है। इसी तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बलबूते पर शी जिनपिंग ने खुद को एक मास्टर गवर्नर के तौर पर मनवा लिया, और इसके बाद फिर आता है शी के कैरियर का सुनहरी मौका, शिंगाई करप्शन टेस्ट। और उसकी जगह शी जिनपिंग को लाया गया। ये शी के सियासी कैरियर में सबसे बड़ा जंप था। शिंगाई चीन का फाइनेंशियल हब है, मगर 2006 में ये एक बड़े करप्शन स्कैंडल की जद में था। दरअसल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स करीब थे और स्टेक्स बेहद बुलंद थे। ये ओलंपिक्स एक तरह से चीन के लिए दुनिया के सामने अपनी तरक्की को शोकेस करने का ग्रैंड एक्सपो था। और इसी दौरान शिंगाई के पार्टी चीफ ने शहर के पेंशन फंड से $400 मिलियन की खुर्द-बुर्द कर ली थी। लेकिन चीन को एक मुस्तहकम और स्कैंडल फ्री शिंगाई दरकार था। इसीलिए शी को चीन के सबसे अहम शहर में इस करप्शन स्कैंडल के सर्जिकल ऑपरेशन के लिए लाया गया था। शी की एग्जीक्यूशन निहायत दुरुस्त और कैलकुलेटेड थी। उसने निजी विलाज और लग्जरी ट्रेनों जैसी खुसूसी मरात लेने से इनकार कर दिया। चाहाना ज़ियाफ़तें और गैर ज़रूरी तकरीबात ख़त्म कर दी। उसने अलीबाबा और दीगर कंपनियों को शिंगाई में फाइनेंस और टेक ऑपरेशंस कायम करने की तरगीब दी, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों को भी एतमाद मिला। सियासी इंतशार के बावजूद शिंगाई ने 12.9% की शानदार तरक्की बरकरार रखी और चीन ने कामयाबी से 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की मेजबानी की। इसी ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर आखिरकार शी को पार्टी की पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में तरक्की दे दी गई। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर एक द्योहेकल पिरामिड की तरह है। निचले हिस्से यानी पार्टी की बेस में 92 मिलियन पार्टी मेंबर्स हैं, और इस बेस से हर 5 साल बाद
2300 नुमाइंदे ऊपर नेशनल पार्टी कांग्रेस में लाए जाते हैं। वहां से एक और छोटा सा ग्रुप ऊपर सेंट्रल कमेटी में जाता है, जिसके तकरीबन 380 अरकान होते हैं। और फिर इन सब के ऊपर होता है कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो। 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क चीन के सबसे ताकतवर तरीन सिर्फ 24 लीडर। लेकिन असल ताकत इन सबसे ऊपर होती है, ऑन द टॉप ऑफ पिरामिड, पोलिट ब्यूरो ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, जिसके सिर्फ 7 मेंबर्स होते हैं। यही अंदरूनी हल्का 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए फैसले लेता है। इस कमेटी को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हेड करता है और आज ये ओहदा शी जिनपिंग के पास है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चीन के सदर ही नहीं बल्कि पूरे पिरामिड का बिला शिरकत गैर कायद भी है। जब शी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बना तो ये महज एक तरक्की नहीं थी, बल्कि वो उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां मईशत, फौज और सेंसरशिप से मुतालिक फैसले होते हैं। उस वक्त पार्टी एलीट को एक ऐसा रहनुमा चाहिए था जो तजुर्बाकार हो मगर हद से ज्यादा एम्बिशियस ना हो। शी की आजिज़ी और देहाती खिदमात की तारीख ने उसे बज़ाहिर कंट्रोलेबल जाहिर किया था। इस सबसे बढ़कर शी के पास दिहाइयों का तजुर्बा था और करप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए जब 2012 में जनरल सेक्रेटरी ने ओहदा छोड़ा तो शी जिनपिंग चीन का सबसे बड़ा रहनुमा बनकर उभरा। पार्टी में मौजूद बाकी बहुत से लोगों को यकीन था कि वो उसे कंट्रोल कर लेंगे। एंटी करप्शन के नारे तले शी ने एक पर्ज शुरू किया। सैकड़ों सीनियर अफसरान गायब हो गए, फौजी जनरल मंजर से हट गए, सियासी हरीफ गैर मौसर बना दिए गए और अपनी सेकंड टर्म तक पोलिट ब्यूरो के 60% मेंबर्स के शी के साथ बराह रास्त ताल्लुकात थे। साल 2018 में शी ने दुनिया को उस वक्त चौंका दिया जब उसका नाम और नजरिया पार्टी के आइन में शामिल कर दिया गया। सदारती मुद्दत की हद खत्म कर दी गई और शी जिनपिंग थॉट चीन का मुस्तकिल कानून बन गया। जब इन तब्दीलियों पर वोटिंग हुई तो 3000 अफराद के हॉल में मुखालफत में एक भी वोट नहीं आया, यानी मुकम्मल कंट्रोल। लेकिन इस सब में वेस्ट के लिए सबसे खौफनाक बात यह है कि शी की आमरीत ने चीन के लिए नताइज दिए हैं। जहां अमेरिका की जीडीपी 60% बढ़ी है, वहां चीन की जीडीपी में 111% इजाफा हुआ है। फीकस आमदन तकरीबन 2 गुना हो गई है। चीन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल्स की सप्लाई चेन, अहम सेमीकंडक्टर मवाद और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है। इकोनॉमिक पावर के साथ साथ चीन आज एक मिलिट्री माइट भी बन चुका है। साउथ चाइना सी में मसनूई जज़ायर, ताइवान के गिर्द मजबूत गिरफ्त और हांगकांग की जमहूरियत का कुचला जाना, ये सब चीन के इन्फ्लुएंस की ही निशानियां हैं। आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक तल्ख हकीकत साबित कर दी है कि आमरीत जमहूरियत के मुकाबले में तेजी से माशी नताइज दे सकती है अगर लीडर विजनरी हो तो। लेकिन यहाँ असल सवाल यह है कि क्या खौफ पर कायम निज़ाम हमेशा खुशहाली को बरकरार रख सकता है? क्या 1 अरब 40 करोड़ लोगों को हमेशा दबा कर रखा जा सकता है? और क्या शी के बाद भी चीन की ये खुशहाली बरकरार रह पाएगी? इसी सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि 21वीं सदी पर कौन राज करेगा, जमहूरियतें या आमरीयतें। शी जिनपिंग वो लड़का जिसने सीखा कि ताकत वादों से नहीं बल्कि सब्र से आती है। उसने ये लेसन्स किताबों से नहीं बल्कि अपने मुल्क और खुद को तबाह होते देखकर सीखे, और यही चीज़ उसे कैलकुलेटेड, पेशेंट और खौफनाक हद तक ताकतवर बनाती है। यह है शी जिनपिंग की कहानी, गद्दारी के तानों से ताकत तक का उसका सफर और वो स्ट्रेटजीज जिन्होंने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बना दिया। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया और कीमती सीखा है तो लाइक जरूर करें और मजीद पॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।